हेलो स्टूडेंट्स। ये सेशन हम लोग का बीपीएससी इंटरव्यू के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर का है कि क्या क्या संभावित सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। और ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इफेक्टिव भी होगा। आपको मैं इतना ज़्यादा इम्पावर कर दूंगा जहाँ से आप आंसर को एटलीस्ट आप स्किप नहीं करने दोगे। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका आपके ऊपर से आंसर जो है स्किप नहीं होगा, आप आंसर प्रॉपरली इसको ज़रूर करोगे। सिर्फ डिफरेंस ये सिर्फ करना ही होगा कि ये एक वीडियो में मैं सारा बात नहीं कर सकता हूँ, तो हो सकता है इसमें हमें छोटे छोटे 4-5 वीडियो बनाने पड़े, फिर जाकर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें हमने दोनों मीडियम को साथ में रखा है, तो थोड़ा सा जिनका मीडियम अगर क्रॉस हो और तो आप दोनों आप और इसको आराम से देखोगे। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब मान लो सबसे पहला सवाल है, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होगा, जिसका चांस हमें लगता है 1% होगा या मतलब मुश्किल से 2% होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एंथ्रोपोलॉजी रेयर यूनिवर्सिटीज़ में है। मतलब आप जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हो इस ऑप्शनल से अपीयर होने के लिए, उसमें से 98% स्टूडेंट्स इस ऑप्शनल को ऑप्ट किया है। आपका ग्रेजुएशन में कोई और ऑप्शनल रहा है तो आपसे जो नेचुरल जो क्वेश्चन पहला जो राइज होता है, वो बोर्ड पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन में ऑप्शनल आपका जूलॉजी है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, और आपने इस ऑप्शनल को क्यों लिया। वो आपके पास दो आंसर होता है, एक होता है कि झूठ वाला, एक होता है सच वाला। तो आप यहाँ पे अपने आंसर के लिए बड़े ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप सीधा ये बोलोगे कि बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट और द स्मॉल सिलेबस और द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स और द टॉपर सजेशंस और फ्रेंड एडवाइस और बिकॉज the nature of paper are scientific, so all these things attract me to opt this optionals. ओके, लेकिन अगर आप जब ये कहते हो आंसर, तो ये आंसर तो आपका सही है, पर यहाँ पे एक सबसे जो दूसरा सवाल फंसता है कि चूँकि अब उस सामने वाले को पता है कि आपने ये ऑप्शनल को हाल फिलहाल लिया है या कुछ दिन पहले लिया हुआ है आपने कहीं से, तो आपके पास वो डेप्थ नहीं है इसमें। तो वहाँ से कुछ सवाल अब यहाँ पे नेचुरल खड़ा हो जाता है। And what kind of question they are going to ask to you. So first thing is that what is the role of anthropology in civil services, or they may ask to you about the goal of anthropology. In your perspective, what is the goal of anthropology? So what do you think about that? They may ask also about do you familiar about the Anthropological Society of India, or they may ask to you any of famous anthropologists, either they are the Indian or they are the from the world। किसी का कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये चार जो पहला बेसिक सवाल है, इसको याद रखना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं जरा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अब सिलेबस में जाते हो तो ब्रांचेज है या रिलेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आप लोग सब लोग आप लोग को आता है और आप कंफर्टली कर सकते हो। जैसे मान लो पूछ दे कि भाई एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, या हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, या सोशियोलॉजी से क्या सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है। पर यहाँ से ज़्यादा जो इंटरेस्ट एरिया उसका होता है वो थिंकर्स की तरफ होता है। और थिंकर्स की बात है, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ खाली, ठीक है, उस पर हम लोग इस पर लिख के चर्चा करते हैं। जो थिंकर्स है, थिंकर्स में दो चीज़ें, एक तो मान लो जो भी थिंकर्स हैं जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो साइंटिफिक थिंकर्स हैं, ठीक है, और एक थिंकर्स कौन है, बेसिकली ये सोशल थिंकर्स हैं। तो जो साइंटिफिक थिंकर्स हैं उसमें कौन कौन आता है, एक तो होता है डार्विन हो गया, या लेमार्क हो गया, या तुम्हारा मेंडल हो गया, या ह्यूगो डिब्रीज हैं जिस, ठीक है ना, ह्यूगो डिब्रीज नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चूँकि आप लोग तो डार्विन है, लेमार्क है या न्यू, ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ भी कोई भी सवाल पूछ देगा। आपके पास एग्जाम्पल तमाम है, हो सकता है इसके जो थियरी दिया है और उस थियरीज में वो कितना आप उससे एग्रीड हो, कितना डिसएग्रीड हो, ठीक है, या इसके आपस में जो कंट्राडिक्शन है उस पर कुछ सवाल बना करके पूछ दे आपसे। ठीक वैसे ही दूसरा जो थिंकर्स हैं वो है सोशल थिंकर्स, सोशल या सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स कर सकते हैं इसको। और इसमें कौन कौन आते हैं बेसिकली, इसमें भी दो हम बांटते हैं इसको, एक हो गया वर्ल्ड का, एक हो गया इंडियन का। तो वर्ल्ड में जैसे मान लो मेलानोस्की हो गया, या टाइलर है, या फ्रेजर है, या बोआज है, या जूलियन स्टीवर्ड हैं। या इंडियन में आप लोग चलते हो तो श्रीनिवास हो गया, BS गुहा है, या बोस हैं, इनके बोस, या घुड़िए हो गया।
तो ये सारे क्या फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनके विषय में कि व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन इन एंथ्रोपोलॉजी और इन वेरियस थियरीज लाइक द एवोल्यूशनिज्म हो गया, या न्यू एवोल्यूशनिज्म है, या फंक्शनलिज्म है, या हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है। तो इससे जोड़ करके आपसे सवाल पूछ सकता है, या वो स्विच करे, चूँकि आजकल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जैसे मतलब कुछ मुद्दे हो गया कि भाई इम्पैक्ट ऑफ जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जो ब्रिटिश है ऑन इंडियन इकोनॉमी पे क्या रहा है, या ट्राइबल इकोनॉमी पे क्या रहा है, ये ट्राइब्स आज पेरीफेरी में क्यों हैं, ठीक है, या फेमिनिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा है, या वो छोटे छोटे अगर सवाल बेसिक कुछ और पूछ लें तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि मैरिज क्या है, या रिलीजन क्या है, या कल्चर या सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस हो गया, या मैजिक और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, या स्टेटस और रोल में क्या डिफरेंस है, या नॉर्म्स एंड वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो आपको इस तरह के बेसिक जो सवाल है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारे सेगमेंट को चर्चा करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग फिर 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। या कई दफ़ा आप लोगों को जो जैसे मान लो आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप इंटरव्यू में नहीं पूछेगा आपसे कि भाई निएंडरथल का फीचर्स क्या है या क्रो मैग्नम का फीचर्स क्या है। हाँ, पर बेसिक जो बातें हैं ये जरूर पूछ सकता है कि भाई लिविंग जो मेजर प्राइमेट्स हैं उसका नाम बताइए, या स्केलेटल चेंज जो इरेक्ट पोस्चर था उसमें किस बोन में क्या चेंज हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। या और अगर थोड़ा सा कुछ पूछे कि भाई मैन के विषय में कहते हैं मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स, तो इसमें इन्वायरमेंट का क्या कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, और अगर इस सवाल के जैसे आप आंसर करते हो कि इतना परसेंट होगा उतना परसेंट होगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर जीन पे आ जाएगा। दिन दे आस्क अबाउट कि जो इसमें फिर जीन का क्या कंट्रीब्यूशन है, और जीन का जैसे दोगे तो हो सकता है वो सवाल अगला पूछ दे आपसे कि भाई इवोल्यूशन में म्यूटेशन का क्या रोल है, तो कंट्राडिक्टरी फंस जाओगे आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपसे जो पूछा जाए आप उसी पे फोकस रहोगे। अब वो कैसे फोकस रहोगे, तो मैं कुछ सवाल आप लोगों से ले लेता हूँ और उसका आंसर आप भी करोगे और मैं भी आंसर करता हूँ, ठीक है। तो क्या बेस्ट आंसर निकलता है वो हम देखते हैं, तो एक एक करके सवाल लेते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमारा है, ये मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ जिनका भी, ताकि ये इससे आपके पूरे दिमाग में सिलेबस भरा जाए, इसलिए फर्स्ट सवाल है एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। भाई आप सब लोग जानते हो, तो ये व्हाट डू यू मीन बाय दैट मतलब आप इससे क्या समझते हो, जस्ट ये मुझे क्लियर करो। ये बोर्ड नहीं पूछ रहा आपसे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप इस सवाल का आंसर करते हो तो उस समय क्या होता है ना, आपके दिमाग में पूरा जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका फिगर आ जाता है। तो इसी कारण से मैंने इस सवाल को आप लोगों के लिए बनाया है कि आप इस सवाल का आंसर एटलीस्ट करो, और अगर आप कर पाते हो तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर पाते तो इस सवाल का आंसर आपके दिमाग में एकदम से शार्प चलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल का आंसर कर लोगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, और इसको जो टोटलिटी जो हम कहते हैं, इट स्टडी ऑफ मैन टोटलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो इसका आंसर आप लोग जरूर करोगे। चलो अगला सवाल लेते हैं, ये सवाल आपके लिए था। अगला सवाल जो रियल इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा, सवाल पढ़ो आप लोग। विगत 3 से 4 वर्षों में NCRB के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, दहेज हत्या में बिहार का स्थान दूसरा रहा है। तो वैसे में इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक जो बदलाव है, ठीक है, के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, और इसे रोकने के लिए अब तक क्या कानूनी प्रावधान किया गया है। अब इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग दे सकते हो तो इसका आंसर आप लोग पहले सोच लो या आप लोग करना, पर मैं अगर मेरा राय मानो तो इस सवाल का आंसर के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप जब आप पढ़े हो, जब एग्ज़ाम दिए तो वहाँ से आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जुड़े होंगे, और उसी इन्फॉर्मेशन पे बेस करके इसका आंसर आप करते हो तो इसका एक अच्छा आंसर निकल के आता है। आप अपने आंसर में क्या डालोगे, इसका आंसर सीधा आप ये कहना इस सवाल का आंसर में कि जो बदलाव की बात है ये तो समय के साथ होगा, ठीक है, ठीक है ना। इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा, इसमें हमारे जितने भी सोशल संस्था है उसे मजबूत करना होगा, जैसे विवाह, समाज,
नातेदारी, चूँकि आज ये सभी संस्थाएं क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े से पार्शियली डिल्यूट हो रहा है, ठीक है, अ काइंड ऑफ इरोजन कह सकते हैं इसको। और इसलिए आपका यहाँ पे आंसर में ये कहना चाहिए कि इन संस्थाओं का अहमियत बनाए रखना होगा अगर हमें इस तरह की समस्याओं से निकलना है तो। दूसरा जो कानूनी प्रावधान की बात है तो वहाँ पे आपको ऐड करना होगा भाई आईपीसी का जो धारा 304B है उसमें दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का व्यवस्था किया गया हुआ है। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के विषय में आप यहाँ पे चर्चा करोगे कि वो अधिनियम भी बनाया गया है कि इस पर हम रोकथाम लगा सकें, ठीक है। और बिहार में नीतीश कुमार ने ह्यूमन चेन बनाया था एक बार, आप लोगों को शायद याद होगा, तो उस पर ठीक है ना। और दहेज जो को लेकर के काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने तो उनके विषय में आप उस बातों को जरूर चर्चा करोगे क्योंकि बोर्ड में उनके लोग बैठे होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एनसीआरबी के ही रिपोर्ट के अनुसार यह 45% तक बढ़ चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है और इसका निवारण क्या है, आप अपना सुझाव दीजिए। देखो हिंसा का अगर जहाँ तक रही बात, कारण क्या है, सवाल आपको फोकस करना, सवाल है कारण क्या है और निवारण क्या है। तो कारण तो आप लोग जब पेपर 2 या जो ट्राइब्स जब पढ़ते हो तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि भाई जो दलित है उसका जो सामाजिक जो उसके अधिकार हैं, उसके जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो आर्थिक अधिकार हैं, उस पर धीमे धीमे क्या हुआ है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उस पर कब्जा कर लिया है और दलितों को आज पेरीफेरी में डाल दिए हुए है, जिसका वो विरोध करता है। आज वो कई तरह के सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। और जब वो विरोध करता है तो उसके बदले में उसे लोग सज़ा देते हैं। कई दफ़ा ये होता है कोई एक व्यक्ति उसमें से गलती करता है, सज़ा पूरे पर समाज को भोगना पड़ जाता है। तो मुख्य कारण तो ये है। अब जहाँ तक रही बात निवारण की, तो निवारण के स्तर पर आपको कुछ तथ्य भी देने होंगे कि पहला है कि भाई पुलिस और जो प्रशासन है उसका जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कि भाई सामाजिक जो जाति संरचना है उसका जो है राजनीतिकरण हो चुका है, इसे हमें रोकने की ज़रूरत है। फिर जो अंतरजातीय विवाह है अगर हम इसको प्रोत्साहित करते हैं तो इससे इस तरह का जो बैरियर है, जो खाई है समाज में जातिवाद, ये कम हो जाएगा, तो इस तरह की समस्याएं कम होंगी। तीसरा है इसका लीगल पक्ष में जब जाते हो तो ये भी कह सकते हो कि एक जो हम इसको ये जो हिंसा है वास्तव में यह एक मानवाधिकार का मामला है, ठीक है, जिसे गैर भेदभाव रहित होना ही चाहिए। और कई दफ़ा ये भी होता है कि राज्य स्तर पर जो पीड़ित के जो परिवार हैं उनका पुनर्वास और क्षतिपूर्ति, ठीक है, उसमें जो राज्य सरकार का अब तक जो रवैया रहा है उसे संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें यही है कि भाई दोष सिद्ध होने के बावजूद भी जो सज़ा जो होता है मुश्किल से 60 से 70%, मतलब 45 में से 30% लोगों को हो पाता है, शेष को नहीं हो पाता है। तो ये असंतोष कहीं ना कहीं उनको बार बार उद्वेलित करते रहता है, ठीक है। तो ये तमाम कारण आप इसमें दे सकते हो। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन है 2015 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया, इसके क्या प्रावधान है बताना चाहेंगे। अब देखो ये सवाल अगर मैंने इसको जो पीछे वाला सवाल था टेक्निकली उसका ये आंसर है, लेकिन अगर आपसे या तो जोड़ कर पूछ देगा या तो हो सकता है कि वो अलग से किसी और बच्चे से पूछे सवाल कि इसमें जो प्रावधान उसको बताना है। अब प्रावधान वही बता पाएगा ना जो पढ़ा होगा, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, समझ रहे हो ना। तो इससे प्रावधान में 2-3 बातें जो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग याद रखना कि पहला तो प्रावधान ये था कि 60 दिन के भीतर जो है जाँच पूरी करके आरोप पत्र को दाखिल करना है अगर कोई हिंसा होता है तो। दूसरा था कि जो पीड़ित जो परिवार हैं उसको 7 दिन के भीतर राहत
देना है सरकार को, ठीक है। और राहत पैकेज के रूप में तकरीबन 85,000 से लेकर के 8.5 लाख तक रुपया को बढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और राहत पैकेज किसको कितना दिया जाएगा ये सीवियरिटी ऑफ केस के हिसाब से तय होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के जाता है सवाल, चलो उधर बाद में जाते हैं, पहले स्लाइड ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे इस कुछ 3 भाग में देखो, जैसे कोई सवाल पूछता है भाई विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप अपने अपने हिसाब से विवाह सब लोग पढ़े हुए हो, तो मान लो ये सवाल अगर किसी बच्चे से पूछ दिया कि भाई विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, तो जो आप आंसर करोगे वो तो आपका आंसर सही होगा, जो भी आप बताते हो अगर आप पढ़े हो तो, और पढ़े ही हो आप लोग। तो अगला सवाल हो सकता है ये पूछे क्या ये अपने उद्देश्य से भटक गया है। अब उद्देश्य से भटकना का मतलब हुआ कि अपने, ठीक है ना, इसका जो उद्देश्य है जिसमें जिन एलिमेंट के विषय में बताया हो उसका क्या हो रहा है ना, उन बातों का ये पालन नहीं हो पा रहा है। आज के समाज में जो विवाह का उद्देश्य है उन बातों का पालन नहीं हो पा रहा है, यही है विवाह का उद्देश्य से भटकना। जैसे मान लो 2 लोग मिलते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, शादी क्यों करते हैं, ताकि उनके बच्चे हों, और बच्चे होना मतलब क्या हो, जवाबदेही लेना बच्चों का, और बच्चों का जवाबदेही लिए, लेकिन बच्चे जब बड़े हुए आप उन बच्चों को ध्यान से आपने सही से पालन पोषण नहीं किया, और बच्चे समाज में अगर गलत काम करने लगे, उससे आगे पूरा समाज अगर प्रभावित है, पीड़ित है, परेशान है, तो इसका मतलब हुआ विवाह संस्था भी मूल से भटक रहा है, ठीक है। विवाह का मतलब हुआ नातेदारी, विवाह का मतलब हुआ समाज का निर्माण, विवाह का मतलब हुआ, ठीक है ना, बच्चे को सही से शिक्षा दीक्षा, और ये सारा अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब विवाह संस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गया है। और इस आंसर में आप क्या शामिल कर सकते हो, इस आंसर में आप ये भी शामिल कर सकते हो कि जो विवाह संस्था है, ठीक है, जैसे आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, इस सवाल ये कर सकता है आपसे, जिन तत्वों के कारण ये संस्था अपना अस्तित्व खोता जा रहा है वो तत्व कौन कौन सा है, ठीक है। तो मान लो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई जैसे मान लो बाल अपराध हो गया, या महिला अपराध है, या लिंग जो खराब लिंगानुपात हो गया, या अप्राकृतिक जो यौन व्यवहार है, या मानव तस्करी है, ठीक है। तो ये सारे वो एलिमेंट हैं जो समाज में व्यापक रूप से फैल चुका है, ठीक है। और इसको हम जब तक कम नहीं करते हैं तब तक विवाह का उद्देश्य पूर्ति नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर जब आप करोगे तो इसमें इन एलिमेंट्स को जरूर शामिल करोगे, ठीक है। अगर इसे डाइवर्ट कर क्वेश्चन किया तो वो फिर ले जाएगा बाल जो चाइल्ड लेबर है उस तरफ ले जाएगा। चलो अगला स्लाइड हम लोग का है दलित पूंजीवाद क्या है, इससे दलितों को अभी तक क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस स्लाइड में आपका जो आंसर होना चाहिए कि दलित पूंजीवाद का मतलब क्या हुआ, वो तमाम आर्थिक गतिविधि या सरकार के द्वारा किया गया ऋण व्यवस्था जिससे दलितों का उत्थान हुआ है, उसका जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हुआ है, या उसके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हुआ है, तो ऐसे व्यवस्था को ही हम लोग दलित पूंजीवाद कहते हैं। और इसके लाभ क्या मिला है, तो लाभ के लिए सरकार ने कुछ योजना स्टार्ट किया, जैसे मान लो जैसे स्टार्ट किया था मुद्रा बैंक ऋण योजना, या स्टैंड अप इंडिया, या ऋण गारंटी योजना, तो ये इसके लिए स्टार्ट किया था, और या ग्रीन बिजनेस योजना। तो इन योजना से लोगों को लाभ हुआ है, ठीक है, उनकी स्थिति बेहतर हुई है। तो ये आपको जो कहना है बातों को, तो बड़े प्रभावशाली ढंग से इस बात को वहाँ पे कहना है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कहते कि देवदासी प्रथा क्या है। ये थोड़ा सा हट सवाल हो गया बिल्कुल से,
कि देवदासी प्रथा का मतलब क्या है और इसके लिए रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ये आज की बात नहीं, थोड़ा पुरानी बात है। ये केस एक था महाराष्ट्र में केस हुआ था, मुझे भी ठीक है ना। और उस केस में एक चीज़ कहा गया था कि कई महिलाएं खुद से अपने जीवन को मंदिर के लिए समर्पित कर देती है। कई दफ़े भी होता है परिवार के जो लोग होता है, अपने घर में जो लड़कियां होती हैं तो उनको मंदिर में दान कर देती है, और जहाँ पे उसका क्या होता है, यौन शोषण होता है। अब और धीमे धीमे ये जो शोषण है बदल जाता है और उस वैसे उन लड़कियों को, महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रथा था कि अपने आप को मंदिरों के लिए समर्पित कर देना या उसको करवा देना, तो यही था देवदासी प्रथा। ठीक है, मन देवता का दास बनना और आड़ में उससे वेश्यावृत्ति करवाना। और इसी को रोकने के लिए आईपीसी का जो धारा 372 है, ठीक है, उसमें इसके खरीद फरोख्त या रोक पर प्रतिबंध लगाया गया था। और राज्य स्तर पर इस पर महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अच्छा इस पर काम किया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल भी बन सकते हैं। उसके बाद है कि मान लो एक सवाल आपसे पूछा सकता, अभी अयोध्या चर्चा में है, उसका 5 तारीख को इसी महीने में, अगस्त में ही 5 तारीख को जा रहा है, उसका पूजन होने जा रहा है। तो धर्म से सवाल बनता है, बीच में धार्मिक गतिविधि तेज है और आप लोग पढ़ते हुए कई लोग अलग अलग कमेंट करते रहते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि धर्म को आप मानते हैं, आपके जीवन पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है, और प्रशासनिक अधिकारी के नाते धर्म के पालन से आप क्या समझते हैं। सवाल को 3 भाग में तोड़ देगा, हो सकता है तोड़ दे। तो सबसे पहला पूछोगे धर्म को आप मानते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ। तो आपके फिर दूसरा सवाल पूछ सकते, आपके जीवन में पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पे अटकोगे आप, है ना। तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आप कैसे व्यक्त करोगे। आप अपने आचरण से, आप अपने उपलब्धि से, ठीक है, आप जो यहाँ पे हो, ठीक है, तो जो समाज ने जिस तरीके से आपको गाइड किया है, घर वालों ने गाइड किया है, आप खुद रेगुलेट हुए हो कई दफ़ा, ठीक है ना, कई अच्छे कई बुरे काम में आप निर्णय ले पाए हो। तो इन सब में कहीं ना कहीं धर्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट योगदान रहा है। अब सवाल पूछो कि भाई प्रशासनिक अधिकारी के नाते धर्म का के पालन से आप क्या समझते हैं। तो धर्म का पालन क्या हुआ, सही माने किसी काम का को सही समय पे सही तरीके से करना, ये धर्म है। किसी कार्य को सही समय से सही वक्त पे पूरा करना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं। ठीक है, तो ये सवाल आप आंसर ये भी कह सकते हो और बाद बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। ठीक है, एक सवाल और मैं लेता हूँ, फिर पहियों के विकास के कारण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपका क्या विचार है, अपने विचार दीजिए। अब पहियों का विकास तो आज हुआ नहीं, पहियों का विकास तो बहुत पहले हुआ। और हम जिस युग में जी रहे हैं यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक युग है ये, जहाँ पे मैगलेव ट्रेन से लेकर के हाइपरलूप ट्रेन चल रहा है। तो न पहिए का विकास हुआ होता, न रफ्तार का अंदाज़ा लोगों को लगा होता, न रफ्तार का अंदाज़ा लगा होता, तो न आज आईटी का युग आया होता। आज आईटी आया है। तो पहियों के विकास ने रफ्तार को जो है इतना तेज़ कर दिया कि हम आज सौर मंडल के भीतर भी और बाहर तक भी हम अपना पहुँच बना चुके हैं, और दिल्ली अब दूर नहीं है। और कम्युनिकेशन ने हमें ग्लोबल, ठीक है ना, विलेज का जो संकल्पना था उसे पूरा करने में हमें हेल्प किया है। तो ये सब क्या है, वो पहिए का रफ्तार ही जो हमें रफ्तार समझाया। ठीक है, और इसने मानव जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। ठीक है, काफ़ी प्रभावी बना दिया है, काफ़ी उपयोगी बना दिया है। ठीक है, नहीं तो मानव क्या था, जीवन जीने में ही संघर्षरत था, शोध का काम नहीं हो पा रहा था। जैसे एक सवाल यहाँ बनता है आप लोगों से कि भाई जब मानव जो एप से जो मानव निकला है, तो जब मानव के जब दोनों हाथ खाली हुए, ठीक है, जब वो 2 पैर पे चलना शुरू किया तो उसके दोनों हाथ खाली हो गया। तो मानव का जब 2 हाथ जब खाली हुआ तो उसने क्या, उससे क्या हुआ, उसके उसी का परिणाम से आज पूरा जो दुनिया को मानव ने नए सिरे से जो रच दिया है, ये तभी संभव हुआ
जब 4 पैर की जगह 2 पैर पर चलना शुरू किया था। तो जो बाइपेडलिज्म है, इसने मानव को बड़ा सा गिफ्ट दिया है। अदरवाइज हम 4 पैर पर चलते रहते। ठीक वही हाल था, जब अगर पहिया, जैसे पहिया नहीं होता तो हम आज अभी तक चलते ही रह जाते। आज हम इतना बड़ा, जो हम चांद और सूरज और मंगल और शुक्र तक जा पा रहे हैं, इसे पहियों का नहीं संभव हुआ है। ठीक है, अब ये मान लो अगर ये क्वेश्चन एक किताबी क्वेश्चन से हो सकता आपसे पूछ ले, अंतर तो मैंने कई बताया है। एक अंतर ये भी है, जनजाति एवं गोत्र में क्या अंतर है, तो तमाम अंतर का एक लिस्ट बना लोगे। ज़्यादा नहीं, आप एटलीस्ट 2-2 पॉइंट, जैसे मान लो जनजाति गोत्र में आपसे अगर अंतर पूछा तो क्या है, तब क्या कहोगे कि भाई जो जनजाति हो तो उसकी सामान्य भाषा होता है, परंतु गोत्र का कोई निश्चित भाषा नहीं होता है। ठीक है, जनजाति अंतर्विवाही समूह है और गोत्र आरंभ से ही क्या है, वो बहिर्विवाही है। ठीक है, या जनजाति क्या होता है, प्रायः एक निश्चित भूभाग में बसा हुआ होता है, और गोत्र का, ठीक है, कोई भी ऐसा भू प्रदेश नहीं होता, इधर उधर भी घूमता रह सकता है। तो तमाम आपके पास इस तरह के जो सवाल है, इसका आंसर फटाफट आने चाहिए आपके। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल हमारा है, इंसिस टैबू से आप क्या समझते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इंसिस टैबू, और आप बताओगे कि भाई इंसिस टैबू क्या है। जब आप बताते हो टैबू क्या है, तो सवाल नहीं पूछ रहा है कि टैबू से वो जानना चाहते हैं टैबू आपको आता है या नहीं आता है। तो ठीक उसका अगला सवाल को टैबू का 3 मुख्य उद्देश्य बताइए। अब मान लो उद्देश्य बताने में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, इसका उद्देश्य क्या था। जैसे आप टैबू जानते हो कि भाई फूड टैबू है, सेक्स टैबू है, ठीक है, तो वैसे ही आप जब उद्देश्य की बात करते हो तो वहाँ पे कह सकते हो कि भाई जिसका जो उद्देश्य है प्रोडक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है और प्रोहिबिटिव भी है, मतलब प्रिवेंटिव भी है। ये एक तरफ जहाँ पे बाधाओं को दूर करने के मदद करता है, दूसरी तरफ ये संरक्षण भी प्रदान करता है। ठीक है, जहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है, वहीं पे ये पारस्परिक संबंध और, ठीक है ना, को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं स्थापित किया जाना चाहिए, उसका भी निर्धारण करता है। तो इसका उद्देश्य में एक काइंड ऑफ प्रोहिबिशन भी है, प्रोटेक्शन भी है, और ठीक है प्रोडक्टिव भी है। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछ सकता है कि विज्ञान के विकास ने इसके प्रासंगिकता को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो आप ये कहोगे कि भाई विज्ञान के विकास ने इसके प्रासंगिकता को प्रभावित तो किया है, इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये अभी भी हमारे समाज में बना हुआ है, और जिस दिन ये टोटली इरोड हो जाएगा, कम्प्लीटली इरोड वॉश आउट हो जाएगा, तब क्या होगा कि सोसाइटी, ठीक है ना, जो सोसाइटी है वो डिल्यूट होगा जैसे, ठीक है ना, और जब डिल्यूट होने लगेगा तो इससे जो सोशल जो फेनोमेना है वो कहीं ना कहीं वो इनह्यूमन होने लगेगा। और मेट्रोपॉलिटन कल्चर के कारण इसका कहीं ना कहीं ये डिल्यूशन इसका तो ग्रेजुअली होना शुरू हुआ है, बट स्टिल ये परसेंटेज बहुत कम है, हार्डली 1 to 5% है इसका। ठीक है, तो ये तमाम सवाल है, और इसके बाद हम लोग, चलो स्लाइड समाप्त हो गया। इसका अगला जो लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को बना दूंगा। आप लोग जो भी कमेंट लिखना हो, ये कमेंट आप लोग यूट्यूब में का जो नीचे है उसी में लिख देना, ठीक है ना। और चलो थैंक यू, क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्लाइड हो जाएगा, वैसे हम लोग अगले इसके 2-3 और इसमें बात करेंगे। थैंक यू।